शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मेरा दिल अपने पति से रोमांस के लिए बड़ा बेताब था। जैसे ही इस पल का इंतजार हर लड़की को होता है, मैंने तो अपनी शादी के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था कि अरुण मेरे कमरे में आएंगे, मेरे पास बैठेंगे, मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। मैं अपनी सुहागरात की रात को यादगार बनाना चाहती थी। मैंने इस रात के लिए इतने सपने सजाए थे कि मैं बता नहीं सकती। जब अरुण मेरे कमरे में आए तो मैं अब मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दिल में एक उमंग सी फूट रही थी। मेरे ख्याल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। अरुण मेरे पास बैठ गया, एक नजर मुझ पर डाली। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी। वो कहने लगा, राम राम, कितना बड़ा जुल्म है इन लड़कियों पर। उसकी बात मेरे लिए कुछ अजीब सी थी। उसे तो मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मेरे भारी भरकम लहंगे के जोड़े को देखकर कह रहे थे, कहने लगे, प्रिया जाओ जाकर कपड़े बदल कर आओ। मुझे तो तुम्हें देखकर कुछ हो रहा है। पता नहीं तुम लड़कियां कैसे इतना भारी भरकम कपड़ा पहनकर इतने घंटे स्टेज पर बैठकर अपने सब्र की परीक्षाएं देती रहती हो। ऊपर से ये इतनी भारी ज्वेलरी, तुम्हें देखकर तो मुझे ना जाने कुछ हो रहा है। उसके चेहरे पर भी बड़ी चिंताएं सी नजर आ रही थी। कहने लगे, प्रिया प्लीज पहले तुम ये सब उतार दो, कुछ साधारण से कपड़े पहन कर आओ, मेरे सामने बैठो। ये सुनकर तो मेरा दिल गुस्से से भर गया था। मैं 5 घंटे पार्लर में लगा कर आई थी, सिर्फ इसीलिए तो तैयार हुई थी कि वो मुझे देखे और अपने होशो हवास को बैठे और मेरी खूब जी भर के तारीफ करे, मोहब्बत के शब्द बोलकर मुझे बेताब कर दे। लेकिन उसके शब्द सुनकर ना जाने कैसे अपने आंसू को मैंने पिए थे। मैंने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है अरुण? मेरे कमरे में मेरे सामने बैठने के बजाय ऐसे ही इधर उधर चल रहा था। मुझे तो गर्मी नहीं लग रही थी। मेरी बात सुनकर अरुण की आंखें हैरानी से फैली थी। कहने लगा, लेकिन मुझे तो उलझन हो रही है। प्रिया जाओ जाकर ये सारे कपड़े उतार दो, सब कुछ, और साधारण कपड़ा पहन कर आओ। मैंने तो न जाने क्या क्या सोच रखा था। वो अपने हाथों से मेरी चूड़ियों को उतारेंगे, मेरे माथे की बिंदिया को अपनी प्यार भरी बातों के बीच से उसे अपने हाथों से उतारेंगे। मेरी तारीफ करते करते वो मेरे सारे जेवर उतारेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी तो दोस्तों ने भी अपने सुहागरात के बारे में बड़ा कुछ मुझे बता रखा था। पति शादी के रात प्यार का इजहार करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। लेकिन मेरा अरुण तो बिल्कुल वैसा नहीं था। फिलहाल मेरा दिल बुझ गया। मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई, अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बदलने चली गई। जब मैं अपना मेकअप धो रही थी तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तो पार्लर वाली की जान खा ली थी कि देखो बड़ा अच्छा मेकअप करना, कि मेरा पति मुझे देखते ही रह जाए और दीवाना हो जाए। पार्लर वाली मेरी बातें सुनकर हंस रही थी। जब तक वो मुझे तैयार करती रही मेरी जुबान चलती रही, रेड कलर की लिपस्टिक लगाना हाँ वो ज्यादा सूट करती है। देखो मेरा मेकअप खराब मत कर देना, जबरदस्त मेकअप करना, और मेरे बालों पर कलियों के गजरे जरूर लगाना। अपनी एक एक चीज उतारते हुए मुझे वो सारी बातें याद आ रही थी। टप टप आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। जब मैं बिल्कुल सादगी में आकर अरुण के सामने बैठी तो कहने लगा, भगवान की कृपा है अब कुछ अच्छी लग रही हो। उसके बाद पर तो मैं रो पड़ी थी। फिलहाल मेरी वो रात बड़ी फीकी सी बीती थी, क्योंकि अरुण आम आदमियों की तरह बिल्कुल भी नहीं था, ना ही वैसे शब्द बोल सकता था जैसा कि मैं सोच के बैठी थी। शादी की सुबह जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मेरे ससुर आंगन में बैठे थे और मेरी सास उनके बराबर बैठी हुई थी। मेरे ससुर ने मेरी सास की कलाई पकड़ी हुई थी और उनके कान में न जाने क्या बात कर रहे थे। एकदम ही मेरी सास हंसने लगी। ससुर कहने लगे, तुम्हारा हुस्न तो आज भी मुझ पर जादू चलाए रखा है। रात को तुम इतनी प्यारी लग रही थी कि लग रहा था कि अरुण प्रिया की शादी नहीं बल्कि हम दोनों की है। सच पूछो तो दिल के बेकरारियों को बड़ी मुश्किल से संभाला था। नहीं जी, बेटा जवान हो गया है, ये कहकर मेरी सास ने अपनी कलाई ससुर के हाथ से खींच कर कहने लगी, बड़े ही बेशरम हो आप। शायद उनकी नजरें मुझ पर पड़ गई थी। मैंने जल्दी से नजरें झुका ली। मेरे ससुर ने जब मुझे देखा तो हंसने लगे। कहने लगे, बेटा अब तो तुम हमारे घर का हिस्सा बन गई हो, इसलिए खुद को इस घर की आदि बना लो। हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं। मैं अपने सास ससुर के पास आई और उनके पांव छुए और मेरी सास ने मुझे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? अभी तो बस 8 ही बजे हैं। अरे भाई, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि वो बहू सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके उठे और सबके साथ नाश्ता करे। अरुण मेरा एक लौता बेटा है, हमारे घर में ऐसी कोई पाबंदियां नहीं है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, बस मैं खुद ही उठकर आ गई थी। मैंने सोचा मुझे आप लोगों के साथ बैठकर टाइम बिताना चाहिए। ये बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगे, हाँ तो अच्छा किया ना। मेरी सास कहने लगी, नौकरानी नाश्ता बना रही है, मैं जाकर देख कर आऊं कि नाश्ता अभी तक बना क्यों नहीं। फिर मुझसे पूछने लगी, प्रिया अरुण कहाँ है? मैंने कहा,
वो तैयार होकर आ रहे हैं। मेरी सास उठकर किचन में चली गई। मेरे ससुर कहने लगे, वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ जाओगी। मुझे लगा अरुण तुम्हें आने नहीं देगा। जब मेरी शादी हुई थी तब तो ये रिवाज था कि 8 बजे ही सबके साथ नाश्ता करना होता था, लेकिन ऐसे सख्त माहौल में भी मैंने तो अपनी ही बात मनवा ली थी। 11 बजे से पहले मैंने अपना कमरा नहीं खोला था। सभी घर वाले मेरा कमरा खटखटाकर तंग आ चुके थे। ये कहकर वो हंसने लगे। शायद उनका मिजाज ही कुछ ऐसा था, लेकिन मैं उनकी बात सुनकर कुछ शर्म सी महसूस करने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे ससुर बहुत ही अलग तरह के इंसान हैं, और दूसरी बात कि वो मेरी सास के दीवाने थे। वो अभी भी मेरी सास से ऐसी ही मोहब्बत से बात करते थे जैसे कि नई नई शादी हुई हो। लेकिन उनका बेटा अरुण तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। उनके लिए सचती सवरती तैयार होती, वो मुझ पर बस यूं ही नजर डालते और हटा लेते थे। मैं खुद ही ढीठ बनकर पूछती रहती कि अरुण, मैं आज कैसी लग रही हूँ, ये कलर मुझ पर कैसा लग रहा है। बस वो एक नजर डालता और कहता, ठीक है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। मैं ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। मैं उससे एक प्यारा सा शब्द सुनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने करीब करने की कोशिश करे। मैं हिचकिचाहट से पीछे हटूं, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अपने करीब करे, मेरे गले में बाहें डाले, मेरी तारीफ करे और मैं शर्माते हुए नखरे दिखाऊं। ऐसे नोक झोंक से जिंदगी में खूबसूरत से रंग भर जाते हैं, जैसा कि मेरे ससुर करता था। वो तो मेरी सास का बहुत ख्याल रखता था, यहाँ तक कि मेरी सास को खाने पीने में भी ऐसी चीज खाने से टोक देता जो उनके लिए ठीक नहीं होती। एक बार शाम के टाइम बारिश होने लगी। मेरे ससुर ने अपने कमरे में थी। मेरी सास ने जब खूबसूरत मौसम देखा तो मुझसे कहने लगी, प्रिया बेटा, देखो बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा, हाँ माँ, आज मौसम तो बहुत ही अच्छा है। तो मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर ले गई। कहने लगी, मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। मेरी सास के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आ रहे थे। बारिश तो मुझे भी बहुत पसंद थी। हम दोनों ही आंगन के बारिश का आनंद उठा रहे थे, मगर अचानक से ऊपर वाली खिड़की से ससुर ने हमें देख लिया। वहीं से सास को बुलाने लगे। कहने लगे, बबीता, तुम तेज बारिश में क्या कर रही हो। ये कहकर वो खिड़की जोर से बंद की। मेरी सास कहने लगी, लो अब आ गई मेरी शामत। मैंने कहा, क्यों मम्मी। वो कहने लगी कि बस तुम्हारे पापा को मेरी बड़ी फिक्र है। कहते हैं कि बारिश में नहा लूंगी बीमार पड़ जाऊंगी। मेरी सास अभी ये बात कह रही थी कि मेरा ससुर आ गए। मेरी सास को कहने लगी, बबीता, तुम्हें कब समझ आएगा। जानती हो ना, बारिश का पानी तुम्हारे सर पर पड़ते ही तुम्हें छींक आने लगती है, जल्दी से बुखार चढ़ जाता है। मेरे ससुर के हाथ में तौलिया था, जो उन्होंने जल्दी से सास के ऊपर रखा। उनका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लेकर चले गए। मैं भी उनके पीछे ही आ गई। उन्होंने जल्दी से मेरी सास को सोफे पर बिठाया और उनके सर पर तौलिया रगड़ने लग गए थे ताकि उनके गीले बाल सूख जाएं। मेरी सास छींके मारने लगी और ससुर कहने लगे, देखा ना, मुझे इसी बातों का डर था। तुम्हें जरा भी अपनी परवाह नहीं है। अजीब हो तुम। ये देखकर मेरा दिल एक बार धड़का था कि काश कभी अरुण भी मेरे लिए ऐसी ही मोहब्बत का इजहार करता। उसके पापा तो उसकी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, उन पे वारी जाते हैं, अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हैं। मेरे ससुर कहने लगे, बबीता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भगवान की कसम मैं भी मर जाऊंगा। मेरी सास कहने लगी, आप क्यों इतनी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो। कोई बात नहीं है, बस मेरा दिल चाह रहा था बारिश में नहाने का, इसीलिए चली गई थी। नहीं होती मैं बीमार। सास की बात सुनकर ससुर कहने लगे, तुम्हें क्या पता, मैं भुगत चुका हूँ ना तुम्हारी बारिश में नहाने वाली आदत को। खबरदार जो दोबारा तुमने बारिश में नहाने की गलती भी की तो मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें अपने पास से उठकर नीचे जाने दिया। मेरी सास का बाजू पकड़ के उन्हें कमरे में ले जाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे कपड़े भी बदल दूं। मुझे तो ये डर है कि कहीं तुम्हें बुखार ही ना हो जाए। मैं तो अपने ससुर को देखकर आश्चर्यचकित रह गई थी। काश की ऐसी मोहब्बत अरुण भी मेरे लिए करता। शायद सास ससुर की मोहब्बत की वजह अरुण के ऊपर बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ा था। मेरी सास मेरे ससुर से 12 साल छोटी थी। थोड़ी देर बाद अरुण भी भीगता हुआ अंदर आ गया। मुझे देखकर कहने लगा, जबरदस्त मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में अगर पकौड़े और चाय हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। भैया, मैं अभी फ्रेश होकर आ रहा हूँ, फटाफट से पकौड़े और चाय बनाकर जल्दी से कमरे में ले आओ। और ये कहकर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। मेरा दिल टूट सा गया था। सर्दी तो मुझे भी लग रही थी, पानी से तो मैं भी भीगी हुई थी, लेकिन उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी। उसे बस ये था कि वो फटाफट से फ्रेश होकर आए तो मैं उसके लिए चाय और पकौड़े लेकर टेबल पर सजा दूं। अगर उसे मेरी जरा सी भी परवाह नहीं थी। क्या होता अगर वो मुझसे कह देता कि तुम भी भीगी हो, जाओ पहले कपड़े बदल लो, कहीं बीमार ना हो जाओ। लेकिन नहीं, वो तो मेरी तरफ से लापरवाह था। मैं गुस्से से किचन में आकर पकौड़े, चाय, समोसा बनाकर सब कुछ टेबल पर रख दिया, जब तक कि मेरे सास ससुर और अरुण टेबल पर पहुंचने में सब कुछ सजा चुकी थी। अरुण कहने लगा, वाह, कितने जबरदस्त बने हैं। मैं तो उस ख्यालों में खो गई कि शायद मेरी और तारीफ करेगा,
लेकिन उसका व्यवहार तो बिल्कुल ठंडा था। एक बार अरुण जल्दी ऑफिस से घर आ गया। मैं तैयार थी, मेरा मूड था कि वो मुझे कहीं बाहर ले जाए। हमारी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा अरुण कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तो कहने लगा नहीं यार, आज नहीं जा सकता, मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ। ऐसा करो तुम अपनी सहेलियों को फोन कर लो, उनके साथ चली जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। तो वो कहने लगा देखो प्रिया, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, नहीं गया तो बहुत नाराज हो जाएंगे। तुम फिलहाल अपनी दोस्तों के साथ कहीं चली जाओ, मैं तुम्हें 2 दिन में ले जाऊंगा। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। मेरा दिल बुझ सा गया था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उस आदमी को जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि वो जानता था कि मैं रो रही हूँ। कहने लगा एक तो तुम औरतों के पास ये हथियार है, बात बात पर रोने लगती हो, टेसुए बहाने शुरू कर देती हो। प्रिया मैं तुम्हें समझा तो रहा हूँ कि दोस्तों के साथ मेरी पहले से बात हो गई थी, तुम्हें ले जाऊंगा 2 दिन बाद। ये कहकर वो चला गया। अगर मेरे ससुर होते तो कभी भी सास की आंखों में आंसू देखकर अपने दोस्तों के साथ न जाते। इतनी मोहब्बत करते थे वो अपनी बीवी से। काश कि मेरी शादी भी बड़े उम्र के आदमी से हो जाती और वो भी मेरे साथ इसी तरह से टाइम बिताता और मेरी तारीफ करता और मेरे लिए उसके पास फुर्सत होती। मेरे ससुर के मोहब्बत करने का तरीका मेरे लिए अब धीरे धीरे प्रेरणा बनने लगी थी, क्योंकि वो वैसे ही मोहब्बत करते थे जैसे मुझे अपने पति से चाहिए थी। जबकि 2-4 दिन बाद अरुण मुझे बाहर ले गया था, लेकिन वो एक बोरिंग सा सफर था। गाड़ी चलाते हुए अपने दोस्तों की बातें कर रहा था। मुझे डिनर और लंच सब बाहर ही रेस्टोरेंट में करवाया था। वापसी पर अपनी कॉलेज के किस्से सुनाता रहा, अपने ऑफिस के बारे में बातचीत करता रहा। एक बार भी उसने मेरी तारीफ नहीं की कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैं अब बुझी बुझी सी रहने लगी थी। मेरे ससुर का ये हाल था कि वो मेरा लिहाज नहीं करता था। वो मेरे सामने ही मेरी सास के बहुत करीब होने लगता, पुराने दिनों की बातें दोहराने लगता, जो शायद उनकी बहुत रोमांटिक समय बीता होगा। कहने लगे तुम्हारा हुस्न तो कभी फीका नहीं पड़ता बबीता, अब जब तक तुम्हारा हुस्न जौबन पर रहेगा, मेरी दीवानगी तो यूं ही बढ़ती रहेगी, चाहे मैं दादा ही क्यों न बन जाऊं। सास ससुर के अलावा घर में कोई था ही नहीं, इसलिए मुझे उन्हीं के साथ बैठना उठना पड़ता था। मेरे ससुर मेरी सास से कहते कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बड़ी बेताबी सी बढ़ने लगती है। ऐसे ही बातें मेरे भी कान सुनने को तरसते रहते थे कि कोई मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करता, ऐसा ही प्यार करता जैसे मेरे ससुर मेरे सास से करते हैं। मैंने सोचा कि शायद अरुण से मैं थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दूं तो उसे मेरी कदर होगी। मैं उसके पीछे पीछे रहती हूँ, इसीलिए उसे मेरी कदर नहीं होती। एक बार अरुण मुझसे कहने लगा चलो आओ मैं तुम्हें मायके घुमा लाता हूँ, काफी दिनों से तुम नहीं गई हो। मैंने कहा नहीं, मैं खुद ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मुझे लगा अरुण पूछेगा क्यों नहीं जाना। वजह बताऊंगी तो मैं उसे नखरे दिखाऊंगी, उसे कहूंगी कि वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करता है, इसीलिए मैं उसे नाराज हूँ। शायद वो मुझे मनाएगा, मगर उसने कहा चलो ठीक है तुम खुद चली जाना। उसने तो बात ही खत्म कर दी थी। मैं मुझे दिल के साथ कमरे से बाहर निकली। मेरे सास ससुर का कमरा खुला हुआ था। ससुर मेरी सास के बालों में कलियों के गजरे लगा रहे थे, कानों में गाना गुनगुना कर कह रहे थे, जिस पर मेरी सास मुस्कुरा रही थी। वो बार बार मेरे ससुर के छेड़खानी पर उनके हाथ पीछे कर रही थी कि आप कब सुधरेंगे, आप अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। वो उन्हें कहने लगे कि दिल जवान होना चाहिए, उम्र का कुछ नहीं होता। एक बार मेरी सास मेरे ससुर से कहने लगी वो अपनी बहन से मिलने जाना चाहती है। 1 साल हो गए थे लेकिन वो इस बार भी उनके घर नहीं गई थी, मगर ससुर कहने लगे कि तुम वहां चली गई तो मेरा क्या होगा, मैं तो तुम्हारे बिना दीवाना सा बन जाऊंगा, मैं तुम्हारे एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर मेरे दिल में थोड़ी अजीब सी इच्छा पैदा हो गई थी, काश मेरी शादी किसी ऐसे ही आदमी से हो जाती जैसा कि मेरा ससुर था। मैं तो खुद को खुश नसीब समझती। एक मेरा पति है, उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी, कहता कि जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो और लाइफ एंजॉय करो, और खुद भी अपने दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करता था। और एक मेरा ससुर था जिसे मेरी सास के बगैर एक दिन रहना पसंद नहीं था। मैं तो अपने ससुर के इस तरह से प्यार करने से इम्प्रेस हो गई थी। अंदर ही अंदर कहीं मुझे ये इच्छा होने लगी थी कि वो मेरी सास को छोड़कर मेरी तारीफें करे। जैसी मोहब्बत का इजहार मेरी सास से करते हैं वैसे शब्द मेरे भी कान सुना करे। मैंने अपने ससुर के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। उनका हर काम मैं करने लगी, जबकि ये सब काम मेरी सास करती थी। जैसे ही वो आंगन में आकर बैठते, मैं फटाफट से चाय बना लाती और अपने ससुर के सामने रख देती। मुझे चाय के कप के साथ देकर वो कुछ हैरान हुए थे, कहने लगे बबीता किधर है। मैंने कहा कि अब माँ को छुट्टी भी दे दो, कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी, आप मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे हाँ हाँ
तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या है कि मुझे उसके हाथ की चाय की आदत पड़ गई है। मैंने कहा मैं भी बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आप पीकर तो देखो। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और कहने लगे, हाँ तुम्हारे हाथ में भी सास जैसा ही जादू है, बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। अगर तुम्हारी सास होती तो मैं उसके हाथ चूम लेता जरूर से। ये कहकर चाय का कप अपनी होठों पर लगाने लगी और मैं अपने हाथों को देखने लगी, जो कि आज तक मेरे पति ने कभी इस तरह से दो शब्द चाय के बारे में बोलकर अपने होठों पर न लगाए थे, कभी मेरी तारीफ न की थी। मेरी सास जब कमरे से बाहर आई और ससुर को चाय पीते देखा तो कहने लगी, कृपा हुई कि आपने आज अपनी बहू के हाथ की चाय पी ली, वरना मैं यही सोच रही थी कि अब बाहर जाऊं और आपको चाय बनाकर दूं। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो बहुत थकी थकी हो। ससुर कहने लगे, अब ये मत समझना कि तुम्हारी छुट्टी हो गई है, आज तो बहू बनाकर ले आई है। मैंने चाय पी ली, लेकिन अब की से चाय तुम ही बनाकर दोगी। अरे जो मजा तुम्हारे हाथ में है वो किसी और के हाथ में कहाँ। अब जब भी मेरे ससुर काम से घर आते, मैं भागी भागी उनके पास चली जाती, उनके हाथ से सामान पकड़ लेती, क्योंकि घर का राशन वही लाते थे। उनके हाथ से थैला पकड़ लेती, फटाफट शरबत गिलास बनाकर उन्हें दे देती, और जब वो मेरे हाथ से गिलास लेकर पीते, लेकिन जल्दी से बबीता बबीता कहने लगती, जल्दी से मेरी सास को बुलाते और कहते, तुमने क्या बच्चे के सर पर अभी से सारी जिम्मेदारी डाल दी है। अरे भाई कितनी बार कहा है कि जब मैं बाहर से आता हूँ तो सबसे पहले अपना चेहरा मुझे दिखाया करो, तुम हो कि कमरे में बैठी रहती हो। मेरी सास को आजकल शाम होते ही हल्का हल्का बुखार हो जाता था, उम्र का थोड़ा सा असर भी था। मैंने कहा, आप क्यों माँ के पीछे पड़े रहते हैं, मैं हूं ना, माँ को आराम करने दीजिए। तो वो कहने लगे, ठीक है करे आराम, वैसे भी ये करती ही क्या है, सारा घर तो तुमने संभाल लिया है, बस उसे मुझे ही तो संभालना होता है। उस पर भी उसके नखरे हैं कि मेरी सास कहने लगी, आपको संभालना ही मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उस पर मेरे ससुर अपनी आशिकी न्यौछावर करने लगे थे, ऐसे ऐसे शब्द कहने लगते कि मैं शर्म से पानी हो जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से खिल उठती थी। कोई मुझे भी ऐसा ही शब्द कहता, ऐसी मोहब्बत करता। मेरे अंदर के जज्बात अब मेरे काबू से बाहर होने लगे थे। मैं रात भर अपने ससुर की बातों को सोचती रहती और उनका ध्यान अपने तरफ खींचने की कोशिश करती, यही सोचती कि मेरी सास कितनी खुशनसीब है, लेकिन मैं शायद नहीं हूँ। मेरी जिंदगी की तो फीकी ही बनेगी। अरुण बहुत अलग तरह का इंसान था, उसे अपनी बीवी बस कुछ घंटे के लिए ही अच्छी लगती थी, फिर तो वैसे ही हो जाता जैसे उसका मेरा कोई संबंध ही ना हो। वो कहता कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। क्या होती है शादी, ये होती है शादी। जो मेरे सास ससुर थे, मैं तो उस दिन रोने लग गई थी, अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि जब मुझे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान थी, ये कौन है जो इस तरह रो रहा है। मैं कमरे से बाहर आई तो मेरी सास फोन पर किसी से बात करके सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, दिया मैं क्या करूं, मेरी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। मैं जानती हूँ कि सुजल जीजू से झगड़ा है, इसीलिए वो तुम्हें कभी भी मेरे घर आने नहीं देंगे, जबकि पीयूष बहुत अच्छे हैं, उन्हें कोई एतराज नहीं है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊं, बस वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ, 2-3 दिन तुम्हारे साथ ही रुकूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है तुम्हारी बहन के घर जाने से, लेकिन तुम्हारा बहनोई मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। 3 दिनों के लिए जाऊंगी तो मैं यहाँ पर सूली पर लटक जाऊंगा। अब तुम बताओ मैं क्या करूं, मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारा चेहरा देखने को। जब से मुझे पता चला है कि तुम बीमार हो, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। वो अपनी बहन से बातें कर फूट फूट कर रो रही थी। मुझे देखकर उन्होंने जल्दी से बात बदल डाली, फोन बंद कर दिया। मैं उनके पास बैठकर मैंने कहा, पापा कहाँ है। वो कहने लगी, अपने कमरे में है। मैंने कहा कि क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं। बेटा तुमसे क्या छुपाना, मेरी बहन बहुत बीमार है, मेरा दिल तड़प रहा है कि मैं उसे जाकर मिल लूं, लेकिन उसके पति की और तुम्हारे ससुर की किसी बात पर झगड़ा और नाराजगी है, इसीलिए उसका पति तुम्हारे ससुर को अपने घर में नहीं आने देगा। मुझसे मिलने पर तो उसे ऐतराज नहीं होता, लेकिन पीयूष को तो तुम जानती हो कि उसका नेचर कैसा है। मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, आप तो बहुत खुशनसीब औरत हैं जो आपको पापा जैसे पति मिले हैं। तो कहने लगी, खुशनसीब। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, खुशनसीब तो तुम हो, मैं तो तुम्हें बड़ी तरसती हुई नजरों से देखती रहती हूँ। कृपा है कि अरुण अपने बाप जैसा नहीं है। ये सुनकर मैं बड़ी हैरानी से अपनी सास की तरफ देखती रह गई। कहने लगी कि देखो ना, तुम कितनी आजाद से अपने मायके आती जाती हो और कितने दिन रुक कर आती हो, अपने बहनों से मिलने जाती हो, ड्राइवर के साथ अपनी सहेलियों के पास भी चली जाती हो, मार्केट जाती हो, तुम्हें आने जाने में कोई रोक टोक नहीं। मेरी शादी जब से हुई है, मोहब्बत के नाम पर बड़ी बड़ी सजा काट रही हूँ। ठीक है, औरत मोहब्बत चाहती है, लेकिन मोहब्बत एक हद तक ही अच्छी लगती है, हद से बढ़ जाए तो दम घुटने लगता है। तुम्हारे ससुर की मोहब्बत ऐसी ही है, दम घुटने वाली, पाबंदियों से भरी हुई।
उम्र के साथ साथ इंसान का नेचर बदलने लगता है और औरत की मोहब्बत में कमी आने लगती है। मर्द भी बदल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ससुर नहीं बदले। मेरा दिल चाहता है कि मैं भी थोड़ी आज़ादी से अपने मायके जाऊँ, आऊँ, अपनी बहन-भाइयों से मिलूँ, लेकिन पीयूष मुझे अपने अलावा किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करते। मुझे जहाँ जाना है, मैं पीयूष के साथ ही जा सकती हूँ, उनके बगैर कहीं भी नहीं। ये कहकर वो फूट-फूट कर रोने लगी। कहने लगी, तुम नहीं जानती हो, मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे परेशानी में बिताई है। ये मोहब्बत नहीं होती, आप किसी को बाँध कर रख लो। कहने लगी कि मैं अपने से कुछ खा पी भी नहीं सकती। पीयूष कहते हैं कि तुम ये मत खाओ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अपनी मर्जी से बारिश में नहा भी नहीं सकती। कहते हैं कि तुम बीमार हो जाओगी। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। क्या ये होती है मोहब्बत? ये शादीशुदा जिंदगी में अपनी सास की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। जिस जिंदगी की मैं इच्छा कर रही थी वो तो बहुत ही खतरनाक थी। उनका थी कि अरुण ऐसा नहीं था। मुझे अपने पति की अब कदर होने लगी थी। वो कहता था कि हर इंसान को आजादी से जीने का हक है। ठीक है, हम पति पत्नी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे पर हर वक्त सवार रहे। शायद मैंने उसकी मोहब्बत को समझा ही नहीं था। अरुण की इतनी प्यारी मोहब्बत थी, मेरे इतने छोटे छोटे अरमानों के आगे मुझे कभी अरुण की मोहब्बत नजर ही नहीं आई थी। मैं तो शायद अपने ससुर की मोहब्बत को सुन सुनकर वैसी ही मोहब्बत पाना चाहती थी, लेकिन अब मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं